हेलो। हर देश की ना एक अपनी कहानी होती है और हमारे भारत की कहानी की जो नींव है वो एक किताब में लिखी है, हमारा संविधान। तो आज हम बात करेंगे उन्हीं लोगों की कहानी की जिन्होंने ये किताब लिखी, यानी भारत की संविधान सभा की। ये सवाल वाकई में सोचने वाला है कि दुनिया के सबसे बड़े, सबसे डाइवर्स लोकतंत्र का संविधान आखिर लिखा कैसे गया। चलिए, इस कमाल के सफर को एक एक करके समझते हैं। देखिए, संविधान सभा का आइडिया कोई रातों रात नहीं आया था। ये एक सपना था जिसे हकीकत में बदलने में कई दशक लग गए। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि इस विचार का बीज पड़ा कहाँ था। इस विचार की गूंज ना आजादी की लड़ाई में बहुत पहले से सुनाई दे रही थी। सोचिए, 1895 में तिलक के स्वराज बिल में इसकी एक हल्की सी झलक मिलती है। फिर 1922 में गांधी जी ने साफ साफ कहा कि भाई भारत का संविधान तो भारतीय ही बनाएंगे अपनी मर्जी से। लेकिन इसको एक फॉर्मल शेप, एक ठोस आकार वो दिया 1934 में एमएन रॉय ने। ये वो पहले इंसान थे जिन्होंने बाकायदा एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की मांग की। और बस यहीं से वो सपना हकीकत बनने की राह पर चल पड़ा, जो 1946 में कैबिनेट मिशन प्लान के साथ पूरा हुआ। तो आइडिया तो अब हकीकत बन चुका था, पर अब असली सवाल सामने था। इतने बड़े और अलग-अलग तरह के लोगों से भरे देश को रिप्रेजेंट कौन करेगा और उन्हें चुना कैसे जाएगा। चलिए, सभा के बनने की इस पूरी प्रोसेस को समझते हैं। कैबिनेट मिशन प्लान ने एक पूरा ब्लूप्रिंट तैयार किया। तय हुआ कि असेंबली में कुल 389 सदस्य होंगे। इनमें से 296 सीटें ब्रिटिश इंडिया से थीं, मतलब वो इलाके जहां अंग्रेजों का सीधा राज था। और बाकी की जो 93 सीटें थीं, वो थीं देसी रियासतों के लिए, जहां राजा महाराजाओं का शासन था। फिर 1946 में हुए इन सीटों के लिए चुनाव, और नतीजों में उस वक्त की दो सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज सामने आईं। इंडियन नेशनल कांग्रेस ने 208 सीटों के साथ एक जबरदस्त जीत हासिल की और मुस्लिम लीग को मिली 73 सीटें। लेकिन यहाँ एक बड़ी मुश्किल खड़ी हो गई। जो देसी रियासतें थीं, उन्होंने शुरुआत में असेंबली में शामिल होने से ही मना कर दिया। अब उनके बिना तो भारत का संविधान अधूरा रह जाता। ये एक बहुत बड़ी चुनौती थी। खैर, इन सब मुश्किलों के बावजूद असेंबली बनी और अब काम शुरू करने का समय था। और इसके पहले कुछ दिन वो इतने जरूरी थे कि उन्होंने तय कर दिया कि आने वाले भारत का फ्यूचर कैसा होगा। 9 दिसंबर 1946, वो दिन जब पहली बैठक हुई। फ्रेंच प्रैक्टिस को फॉलो करते हुए सबसे सीनियर मेंबर डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को टेम्पररी अध्यक्ष बनाया गया। फिर ठीक 2 दिन बाद असेंबली को अपना परमानेंट अध्यक्ष मिला, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और फिर आया 13 दिसंबर का वो ऐतिहासिक दिन जब जवाहरलाल नेहरू ने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पेश किया, जिसने एक तरह से संविधान की आत्मा तय कर दी। पता है, यही ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन आगे चलकर हमारे संविधान की पहचान बना। आज हम जिसे प्रिएम्बल या प्रस्तावना कहते हैं, वो इसी का बदला हुआ रूप है। और 22 जनवरी 1947 को इसे बिना किसी विरोध के एक मत से अपना लिया गया। जरा सोचिए, एक पूरे देश के लिए रूल्स और लॉज बनाना कितना बड़ा काम होगा। तो इस विशाल काम को करने के लिए इसे छोटी छोटी कमिटीज में बांटा गया। और असल में यही समितियां हमारे संविधान की असली आर्किटेक्ट्स थीं। काम को बहुत ही समझदारी से बांटा गया था। जैसे केंद्र सरकार की क्या शक्तियां होंगी, इससे जुड़े मामले नेहरू जी देख रहे थे। तो वहीं सारे प्रांतों को एक साथ लाने की जिम्मेदारी सरदार पटेल ने उठाई। और ये सब ठीक से चले, ये देखने का काम था अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का। लेकिन इन सब में एक समिति थी जो सबसे ज्यादा जरूरी थी, जिसे हम संविधान का दिल भी कह सकते हैं, प्रारूप समिति, यानी ड्राफ्टिंग कमेटी। 29 अगस्त 1947 को ये कमेटी बनी और इसके कंधों पर सबसे बड़ी जिम्मेदारी थी संविधान का पहला ड्राफ्ट तैयार करना। और इस सबसे जरूरी समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर BR अम्बेडकर, जिन्हें हम आज बड़े सम्मान से भारतीय संविधान का जनक कहते हैं। उनके साथ 6 और सदस्य थे। इन्हीं 7 लोगों ने मिलकर संविधान को उसका अंतिम रूप दिया। तो अब ड्राफ्ट तैयार था और यहाँ से शुरू हुआ उसे एक फाइनल डॉक्यूमेंट बनाने का सफ़र। ये वो दौर था जब लंबी लंबी बहसें हुईं, बहुत कड़ी मेहनत हुई और लगन तो ऐसी थी कि बस पूछिए मत। 2 साल, 11 महीने और 18 दिन। सोचिए जरा, इतना लंबा वक्त लगा हमारे संविधान को बनाने में।
इस दौरान 11 बड़ी बैठकें हुईं और दुनिया के करीब-करीब 60 संविधानों को पढ़ा गया ताकि भारत के लिए जो सबसे अच्छी चीजें हैं उन्हें चुना जा सके। अच्छा, यहाँ पर ना 2 तारीखें हैं जिनमें अक्सर कंफ्यूजन हो जाता है, तो चलिए इसे एकदम क्लियर कर लेते हैं। पहली तारीख 26 नवंबर 1949। ये वो दिन था जब हमारा संविधान बनकर तैयार हो गया और उसे अडॉप्ट किया गया, यानी अपनाया गया, और इसीलिए हम इसे संविधान दिवस के तौर पर मनाते हैं। फिर आती है दूसरी तारीख 26 जनवरी 1950। ये वो दिन है जब उसी संविधान को पूरे देश में एनफोर्स किया गया, मतलब लागू किया गया, और इसी दिन भारत एक रिपब्लिक, एक गणराज्य बना, और यही है हमारा गणतंत्र दिवस। संविधान बनाने के अलावा भी इस असेंबली ने कुछ ऐसे फैसले लिए जो आज हमारी पहचान का एक जरूरी हिस्सा हैं। चलिए इसकी विरासत से जुड़ी कुछ और दिलचस्प बातें फटाफट जानते हैं। हमारा प्यारा तिरंगा, जिसे आज हम सब इतनी शान से फहराते हैं, उसे 22 जुलाई 1947 को इसी संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज के रूप में अपनाया था। और फिर वो दिन आया जब इस ऐतिहासिक सभा ने अपना काम पूरा किया। इसकी जो आखिरी बैठक थी वो 24 जनवरी 1950 को हुई, और इस आखिरी दिन नए गणराज्य की 3 बहुत जरूरी बुनियादें रखी गई। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को आज़ाद भारत का पहला राष्ट्रपति चुना गया, जनगण मन को राष्ट्रगान का दर्जा मिला और वंदे मातरम को राष्ट्रगीत का। और एक बात जो हमें हमेशा याद रखनी चाहिए, इस महान काम में पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर 15 महिला सदस्य भी शामिल थीं। उस जमाने में ये अपने आप में एक बहुत बड़ी मिसाल थी। तो 1950 में संविधान सभा का काम तो पूरा हो गया, पर ये अपने पीछे हम सबके लिए एक बहुत जरूरी सवाल छोड़ गया। जहां संविधान बनाने वालों का काम खत्म होता है, ठीक वहीं से एक नागरिक की जिम्मेदारी कहां से शुरू होती है।